कल्पना कीजिए, आपने सालों तक पढ़ाई की, सुबह से रात तक मेहनत की, किताबें पढ़ी, टेस्ट दिए, मॉक इंटरव्यू दिए और दूसरी तरफ कोई आपको यह ऑफर करे कि परीक्षा की सीट चाहिए, पैसा दीजिए। पीटी के लिए अलग पैसा, मेंस के लिए अलग पैसा, इंटरव्यू के लिए अलग पैसा और अगर पूरा पैकेज चाहिए तो कीमत करोड़ों में। झारखंड में जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर सामने आए कथित बयानों ने इसी तरह के एक बेहद गंभीर नेटवर्क की तस्वीर सामने रखी है। इन बयानों में दावा किया गया है कि केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि अलग अलग परीक्षाओं में उम्मीदवारों को पैसे के बदले पास कराने की कथित व्यवस्था बनाई गई थी। कहीं ओएमआर शीट में छेड़छाड़ का आरोप है, कहीं मेंस की कॉपी में हेरफेर का दावा है, कहीं उम्मीदवारों से दूसरे लोगों से उत्तर लिखवाने की बात कही गई है और कहीं इंटरव्यू में नंबर बढ़ाकर चयन कराने का दावा सामने आया है। सबसे बड़ा दावा 14वीं जेपीएससी में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए तक की वसूली की योजना और इस योजना के तहत सिर्फ पीटी के लिए 11 उम्मीदवारों से कथित तौर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए एडवांस लेने की बात सामने आई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी कथित व्यवस्था में जेपीएससी से लेकर तकनीकी एजेंसी, बिचौलियों, उम्मीदवारों और कथित तौर पर अधिकारियों तक की भूमिका के सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर यह पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था? आइए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम इसे ही बारीक तरीके से, बिंदुवार तरीके से समझते हैं। लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। उपलब्ध सामग्री में इस मामले को कई हिस्सों में बताया गया है। पहले आरोप जेपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन से जुड़ा है। दावे के मुताबिक एक कंपनी को काम देने के बदले कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए और 20% अतिरिक्त कमीशन तय किया गया। इसके बाद तकनीकी कंपनी को काम दिया गया और कथित रूप से परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर की गुंजाइश बनी। यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि परीक्षा सिर्फ प्रश्न पत्र और ओएमआर तक सीमित नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में कई डिजिटल और तकनीकी चरण होते हैं और अगर आरोपों पर विश्वास करें तो कथित गड़बड़ी के लिए इसी पूरी तकनीकी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। पहला है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उम्मीदवार अपनी बुनियादी जानकारी एक बार दर्ज करता है और आगे के आवेदन में वही जानकारी इस्तेमाल होती है। दूसरा है ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बहुविकल्पीय परीक्षा में उम्मीदवार सही उत्तर के सामने गोला भरता है। यही ओएमआर शीट बाद में स्कैन होती है और उसके आधार पर अंक तैयार होते हैं। तीसरा है ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। इस व्यवस्था में लिखित परीक्षा की कॉपियां स्कैन करके डिजिटल सिस्टम पर उपलब्ध कराई जाती हैं और मूल्यांकन स्क्रीन पर किया जाता है। अब सवाल समझिए, अगर किसी को सिस्टम के अंदर काम करने की जानकारी और पहुंच हो तो कथित तौर पर हेरफेर की संभावना किन किन जगहों पर बन सकती है, इसे समझिए। ओएमआर स्कैनिंग में, डाटा प्रोसेसिंग में, आंसर सीट में, मार्क्स प्रोसेसिंग में, रिजल्ट प्रिपरेशन में और इंटरव्यू के लिए कोड जनरेशन तक में। उपलब्ध बयानों में इन प्रक्रियाओं में कथित हेरफेर की बात सामने आ चुकी है। एक अभियुक्त के कथित स्वीकारोक्ति बयान के मुताबिक अलग अलग परीक्षाओं में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें पास कराने का दावा किया गया। बयान में कहा गया कि एसीएफ और एफआरओ में करीब 100 उम्मीदवार, 14वीं जेपीएससी में 100 से अधिक कैंडिडेट और जेपीएससी बैकलॉग में 50 से 100 कैंडिडेट पैसा देकर पास हुए। यह संख्या अगर जांच में सही साबित होती है तो मामला कुछ उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक संगठित नेटवर्क का संकेत होगा, लेकिन कथित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात थी इसकी कार्यप्रणाली। उम्मीदवार या उसके परिवार का संपर्क सीधे उस व्यक्ति से कराया जाता था जो पैसे की व्यवस्था कर रहा था। फिर परीक्षा के अलग अलग चरणों में उम्मीदवार की मदद की जाती थी। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने परीक्षा में कुछ सवाल खाली छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़ दिए। दावे के मुताबिक सेटिंग वाले उम्मीदवार के रोल नंबर पहले से उपलब्ध कराए जाते थे। फिर उनकी ओएमआर शीट में खाली छोड़े गए प्रश्नों के उत्तर कथित तौर पर बाद में भरे जाते थे। अर्थात उम्मीदवार ने जो सवाल परीक्षा के दौरान नहीं किया
उसके सही उत्तर बाद में OMR में भरकर उसके अंक बढ़ाने का आरोप है। इस तरह उम्मीदवार के वास्तविक प्रदर्शन और अंतिम परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट में अंतर पैदा किया जा सकता था। उपलब्ध बयान में कुछ उम्मीदवारों के नाम भी बताए गए हैं जिन्हें कथित तौर पर इस तरीके से ACF और FRO जैसी परीक्षाओं में पास कराने की बात कही गई। यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, किसी व्यक्ति का नाम बयान में आ जाना अपने आप में उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है। इन सभी आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगी। अब कहानी और गंभीर हो जाती है। कथित बयानों में दावा किया गया है कि मेंस परीक्षा में भी सेटिंग की जाती थी। कुछ उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका यानी आंसर सीट कथित तौर पर दूसरे लोगों से लिखवाने की बात कही गई। इसके लिए उम्मीदवारों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता था। बयान में रांची के एक टावर में फ्लैट का भी जिक्र है, जहां कथित तौर पर बाहर के लोगों से उम्मीदवारों के लिए उत्तर लिखवाए जाते थे। कुछ उम्मीदवारों के लिए प्रोफेसरों से संपर्क कर उनके नंबर बढ़ाने का भी दावा किया गया है। यानी अगर इन आरोपों को एक पूरी श्रृंखला के रूप में देखें तो कथित मॉडल कुछ इस तरह था। PT में नंबर बढ़ाओ, मेंस में उत्तर लिखवाओ या नंबर बढ़वाओ, फिर इंटरव्यू में नंबर बढ़वाकर अंतिम चयन सुनिश्चित करो। और इस पूरे पैकेज की कीमत उम्मीदवार की परीक्षा और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बताई गई। सबसे चौंकाने वाली बात कीमत को लेकर सामने आ रही है। एक कथित बयान में कहा गया कि जनरल और OBC उम्मीदवार से अंतिम परिणाम पक्का करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक मांगे गए। वहीं ST यानी कि आदिवासी उम्मीदवार के लिए 80 लाख रुपए की राशि बताई गई। भुगतान के लिए अलग अलग चरण थे। PT से पहले 10 लाख रुपए, मेंस से पहले 50% और इंटरव्यू से पहले पूरी रकम। इसके बदले कथित तौर पर प्रति उम्मीदवार लाने वाले व्यक्ति को 15 लाख रुपए तक कमीशन मिलने की बात भी कही गई। अब जरा इस मॉडल को समझिए। अगर किसी नेटवर्क के पास 100 उम्मीदवार हों और प्रत्येक से करोड़ रुपए मिल जाएं, तो रकम कितनी बड़ी हो सकती है। इसी गणित से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की योजना का दावा सामने आता है। 14वीं JPSC की कहानी में बुद्धेश्वर भगत के कथित बयान का एक हिस्सा विशेष रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। बयान के मुताबिक कुल 24 उम्मीदवारों ने संपर्क किया था, लेकिन परीक्षा से पहले केवल 11 उम्मीदवारों ने पैसा दिया। प्रति उम्मीदवार 10 लाख रुपए यानी कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इन 11 उम्मीदवारों के नाम भी बयान में दिए गए हैं। इनमें कपिल कुमार महतो, संतोष कुमार, वंदना कुमारी, दिलीप कुमार राणा, ओम प्रकाश राणा, शिवम सिंह, पवन कुमार मुंडा, टॉकी सचिन लकड़ा, मनोज कुमार, रोशन किरकिट्टा और उमाकांत उराव के नाम शामिल हैं। यहां भी वही सावधानी जरूरी है। ये नाम कथित बयान में दिए तो गए हैं, इन लोगों की वास्तविक भूमिका, भुगतान और परीक्षा परिणाम से संबंध की स्वतंत्र पुष्टि अलग जांच का विषय है। कथित बयान में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। उम्मीदवारों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होते हैं, वे कथित तौर पर गारंटी के रूप में ले लिए गए थे। यानी उम्मीदवार पैसे दे और उसके बदले उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स किसी बिचौलिए के पास रहे। बयान के अनुसार 24 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र लिए गए थे, लेकिन बाद में जब जांच की सूचना मिली और परिस्थितियां बदलने लगी तो पैसे नहीं देने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र वापस कर दिए गए। और जिन लोगों ने 10-10 लाख रुपए दिए थे, उनके बारे में भी बाद में कथित तौर पर प्रमाण पत्र वापस कर दिए गए। यह घटना या पूरा घटनाक्रम जांच के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कथित नेटवर्क में उम्मीदवार, एजेंट और पैसे के प्रवाह की कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। इस कहानी में केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं आता दोस्त। कथित बयान में उम्मीदवार जुटाने वाले एजेंटों की भूमिका का भी जिक्र आता है। बुद्धेश्वर भगत के बयान के मुताबिक उसने अपने परिचित संतोष कुमार से संपर्क साधा, फिर संतोष के माध्यम से और उम्मीदवारों की जानकारी मिली। इसके बाद कपिल और रमेश जैसे लोगों का भी जिक्र आता है। यानी मॉडल कथित तौर पर केवल ऊपर से नीचे नहीं था, यह एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। एक व्यक्ति उम्मीदवार खोजता था, दूसरा संपर्क करता था, तीसरा पैसा लेता था, तकनीकी स्तर पर कोई और व्यक्ति कथित हेरफेर करता था और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो अंतिम चयन तक अलग अलग चरणों में अलग अलग लोगों की भूमिकाएं थी।
इस पूरे मामले का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तकनीकी एजेंसी से जुड़ा है। कथित बयानों में टीडीपीएल कंपनी और उसके कुछ कर्मचारियों या अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि ओएमआर प्रोसेसिंग, स्कैनिंग, डेटा प्रोसेसिंग और रिजल्ट पब्लिकेशन जैसे तकनीकी कार्यों तक कुछ आरोपियों की पहुंच थी। एक कथित बयान में यह भी दावा किया गया कि ओएमआर और ओएसएम में मैनिपुलेशन के दौरान तकनीकी टीम बाहर से आती थी। अगर जांच में यह साबित होता है कि परीक्षा के टेक्निकल वर्कफ्लो में जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया, तो यह केवल रिक्रूटमेंट मैल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल होगा। इस मामले में एक और बड़ा नाम कथित बयान में सामने आता है। अभय तिवारी के कथित बयान के मुताबिक टीडीपीएल के रामवीर सिंह और सतपाल सिंह का आईएएस मनीष रंजन के घर आना जाना था। बयान में यह भी दावा किया गया कि लोगों के मुंह से उसने सुना था कि उनके भी 3 उम्मीदवारों की 14वीं जेपीएससी में सेटिंग कराई गई थी, लेकिन उसी बयान में कहा गया कि उन उम्मीदवारों के नाम उसे पता नहीं थे। यहां फिर वही कानूनी सावधानी जरूरी है। किसी व्यक्ति का नाम किसी अभियुक्त के बयान में आना उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं करता, इसलिए इस हिस्से को आरोप या बयान के रूप में ही समझा जाना चाहिए, निष्कर्ष के रूप में नहीं। अगर ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो सवाल केवल यह नहीं होगा कि कितने उम्मीदवारों ने पैसा दिया। बड़ा सवाल होगा, क्या परीक्षा व्यवस्था के अंदर ऐसी जगहें थी जहां बाहरी लोग हस्तक्षेप कर सकते थे, इंटरवीन कर सकते थे? क्या ओएमआर सुरक्षित थी? क्या डिजिटल डाटा सुरक्षित था? क्या आंसर शीट्स सुरक्षित थी? क्या कैंडिडेट और उसके रोल नंबर की जानकारी सुरक्षित थी? क्या रिजल्ट प्रोसेसिंग स्वतंत्र थी, इंडिपेंडेंट थी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें पैसा देने वाले उम्मीदवार के लिए परीक्षा पास करना सिर्फ एक औपचारिकता बन जाए? मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, झारखंड में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, हजारों परिवारों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा का मसला है। एक युवा कई साल अपनी तैयारी में लगा देता है, झोंक देता है, उसका परिवार उसकी पढ़ाई पर कितने पैसे खर्चता है और वह इस भरोसे परीक्षा देता है कि अंतिम फैसला उसकी योग्यता करेगी। अगर परीक्षा में पैसा, संपर्क या सिस्टम से छेड़छाड़ योग्यता से बड़ा हो जाए तो नुकसान सिर्फ कुछ उम्मीदवारों का नहीं होता, नुकसान पूरी सिस्टम, पूरी व्यवस्था का होता है। और इसलिए इस मामले में 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। कौन सी चीज? पहली, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच, यानी ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। दूसरी, हर आरोप की डिजिटल और वित्तीय ट्रेल की जांच। और तीसरी, अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई और प्रभावित उम्मीदवारों के हितों की रक्षा। लेकिन साथ ही एक और बात जितनी उतनी ही जरूरी है, जिन लोगों के नाम बयान में आए हैं उन्हें सिर्फ बयान के आधार पर दोषी मान लेना भी न्याय नहीं होगा। अंतिम सच जांच, सबूत और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। फिलहाल उपलब्ध बयानों ने एक बेहद गंभीर तस्वीर जरूर सामने रखी है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवार खोजे जाते हैं, पैसे तय होते हैं, मूल प्रमाण पत्र लिए जाते हैं, ओएमआर और आंसर शीट्स में हेरफेर के आरोप हैं, मिन्स में उत्तर लिखवाने की बात है, इंटरव्यू में नंबर बढ़वाने का दावा है और 14वीं जेपीएससी में 100 करोड़ रुपए तक की कथित वसूली की योजना का जिक्र है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, अगर एक परीक्षा की कीमत करोड़ों में तय की जा सकती है तो फिर योग्यता की कीमत क्या रह जाती है? यह सवाल उस पूरी व्यवस्था से है जिसमें एक युवा अपना भविष्य लेकर परीक्षा केंद्र में जाता है और बाहर निकलते समय उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी किस्मत उसकी मेहनत तय करेगी, पैसा नहीं। बहरहाल, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? सीआईडी के इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ बातें कथित तौर पर सामने भी आ रही हैं और कथित तौर पर उन्हीं बातों के सामने आने के बाद हम लोग इसी तरीके से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? जो नेक्सस सिस्टम के अंदर काम कर रहा था उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या यह कथित आरोप आप सही मानते हैं? अगर मानते हैं तो कमेंट कर नीचे लिखकर जरूर बताएं। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आप अगर हमें पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड प्रदेश के जाने माने पत्रकार शशि सिंह ने। शुक्रिया।